हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट एसिड बेस मेंटेनेंस। एसिड बेस मेंटेनेंस यूनिट में आपके इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक है। पीएच, डेफिनेशन, नॉर्मल वैल्यू क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसमें हम लोग एसिड बेस को बैलेंस करेंगे 3 तरीके से। एक है आपका ब्लड बफर, नेक्स्ट आपका रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, नेक्स्ट आपका रेनल मैकेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ABG, जिसमें आपको नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एसिड बेस डिसऑर्डर, टाइप्स, डेफिनेशन एंड कॉजेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएच टॉपिक एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट। यूनिट 6 एसिड बेस मेंटेनेंस। पहला टॉपिक है आपका पीएच। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पीएच डेफिनेशन की, तो ये सोरेन सन 1909 ने डिफाइन करा था पीएच को। पीएच क्या है? लॉगरिथम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज पीएच। तो पीएच की नॉर्मल वैल्यू, आपको पीएच की डेफिनेशन क्लियर हो गई। पीएच जो है हम लोगों को सोरेन सन 1909 ने दिया था। इन्होंने पीएच को डिफाइन करा था स्केल के अकॉर्डिंग। इसको हम लोग कहते हैं सोरेनसन पीएच स्केल, जिसमें न्यूट्रल आपका 7 पे आता है, फिर 7 से 14 आपका बेसिक होता है, फिर 7 से 0 से 7 आपका आता है एसिडिक, 0 से 7 आपका एसिडिक, 7 आपका न्यूट्रल, 7 to 14 आपका बेसिक आता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नॉर्मल वैल्यू सोरेनसन पीएच स्केल। तो आपको क्लियर है कि सोरेनसन जो पीएच स्केल है वो जो स्केल है उसमें क्या 0 का है, क्या 0 से 7 तक है, क्या 7 का है, क्या 7 to 14 का है। तो बस वही नॉर्मल वैल्यू है। नॉर्मल वैल्यू का क्या है? जैसे कि जो इनिशियल पॉइंट है आपका स्केल का, वो पीएच 0 से स्टार्ट होता है, जहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है 1 या फिर 10 डिग्री, जो कि क्या आपको डिनोट कर देता है कि वो स्ट्रांगली एसिड है, क्योंकि 0 से 7 आपका क्या था, एसिड का था, और 0 आपका स्ट्रांगली एसिड है। नेक्स्ट आपके पीएच किस नंबर पे एंड होती है? पीएच 14 पे। इसका मीनिंग है जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है उसका कितना कंसंट्रेशन है, 10⁻⁻14। ये आपको क्या डिफाइन करता है? जो पीएच 14 पे आएगा या फिर जिसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻14 है, वो स्ट्रांगली आपके अल्कलाइन है या फिर स्ट्रांगली आपका क्या है, बेसिक है। जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट आपका स्केल का क्या है, 7, मतलब पीएच 7, वो आपका क्या है, जो एसिड इज इक्वल टू बेस, मतलब कि वहां पे एसिड भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है। अगर ऐसी कंडीशन है तो वहां का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁻7, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल। सो द रीजन बिलो pH 7 इज एसिडिक एंड अबव pH 7 इज बेसिक। वो हम लोग स्केल से कवर अप कर चुके हैं। तो pH जो आपका टॉपिक है उसमें सबसे पहले आपकी डेफिनेशन और नॉर्मल वैल्यू है। फर्स्ट टॉपिक आपका कवर अप हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसिड बेस बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस और ब्लड पीएच। बॉडी बैलेंस करती है हमारी बिटवीन में एसिडिटी और अल्कलाइनिटी में, मतलब कि वो बिटवीन एसिड और बेसिक के बीच में, आपके अल्कलाइन के बीच में बॉडी को बैलेंस करना होता है। इसमें वो मेटाबॉलिक प्रोसेस करती है जिससे कि वो एसिड बेस आपका बैलेंस हो जाए। रेगुलेशन के आपके 3 फैक्टर है। पहला ब्लड बफर है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म और रीनल मैकेनिज्म है। हम स्टार्ट करेंगे ब्लड बफर से। ब्लड बफर को हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहेंगे एसिड बेस बैलेंस में। जो बफर है वो क्या आपका सब्सटेंस है, वो मेंटेन करता है एसिड बेस मेंटेनेंस को, मेंटेन करेगी एसिड बेस बैलेंस को। ए एसिड बी बैलेंस शॉर्ट में लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा आप। वो रिलीज या एब्जॉर्ब करेगी हाइड्रोजन आयन को, जिससे एसिड बेस आपका क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ब्लड बफर 4 टाइप्स में डिवाइड है, जैसे कि कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट बफर, नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन एंड एल्बुमिन, नेक्स्ट आपका हीमोग्लोबिन HB। तो ये 4 टाइप से, इन चारों तरीके से हम लोग एसिड बेस को बैलेंस करेंगे। जो एसिड बेस बैलेंस होकर आपका किसके अंदर आ जाएगा, फर्स्ट लाइन डिफेंस में आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्लड बफर। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट से। सबसे पहला पॉइंट आपका है कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट। अगर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो वो कंडीशन होगी एसिडोसिस की। अगर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा वो कंडीशन होगी अल्कलोसिस की। तो ये आपके कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट में है। नेक्स्ट है फॉस्फेट बफर। ये क्या होता है, फॉस्फेट बफर आपका एक्टिव होगा किडनी में। किसमें एक्टिव होगा, किडनी में। ये रिलीज करेगा आपके पोटेशियम को, जिससे आपका पीएच इंक्रीज हो जाएगा। इसके इंक्रीज होते ही एक्सेप्ट होना डिक्रीज हो जाएगा पोटेशियम आयन का। मतलब कि जैसे कि पीएच आपका डिक्रीज हो रहा है, पीएच डिक्रीज हो रहा है, जो हाइड्रोजन आयन है वो एक्सेप्ट करेगा फॉस्फेट आयन को, ठीक है। अगर पीएच इंक्रीज है, पीएच इंक्रीज करेगा, जो फॉस्फेट आयन है वो रिलीज करेगा हाइड्रोजन आयन को। तो ये डिपेंड करता है कि कब एक्सेप्ट होगा, कब रिलीज होगा। अगर पीएच आपका इंक्रीज करेगा, देखिए
मैंने पेंसिल से शॉर्ट में करा है जिससे आपको क्लियर हो जाए। अगर आपका पीएच इंक्रीज करेगा, ये सिग्नेचर ऊपर का एरो इसका मतलब ये इंक्रीज करेगा। जब पीएच इंक्रीज करेगा तो आपका जो पोटेशियम आयन है वो रिलीज होगा। क्या होगा? रिलीज होगा। जब आपका पीएच डिक्रीज करेगा तब आपका पोटेशियम आयन एक्सेप्ट होगा। फिर से बता देती हूँ, फॉस्फेट बफर आपका एक्टिव होगा किडनी में। जब आपकी पीएच डिक्रीज करेगी, पीएच जब डिक्रीज करेगी तो आपका पीएच डिक्रीज करने पे आपका जो पोटेशियम है वो क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। जब आपकी पीएच इंक्रीज करेगी तब आपका आयन क्या होगा? रिलीज होगा। तो ये आपका है फॉस्फेट बफर में। नेक्स्ट आपका है, इसमें क्या है? पीपीएस, प्लाज्मा प्रोटीन और एल्बुमिन। इसमें क्या, जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन है उसके पास एबिलिटी होती है। एबिलिटी क्या होती है? वो अट्रैक्ट कर सकता है, रिलीज कर सकता है फॉस्फेट आयन को। प्लाज्मा प्रोटीन के पास एक ऐसी एबिलिटी है, वो अट्रैक्ट या रिलीज कर सकती है फॉस्फेट आयन को। फॉस्फेट आयन मतलब कि के पॉजिटिव आपका। तो प्लाज्मा, अब यहाँ पे मैंने पेंसिल सुना जिससे आपको समझ में आ जाए। प्लाज्मा प्रोटीन के पास क्या है? एबिलिटी है, या तो वो अट्रैक्ट कर सकती है के पॉजिटिव को, या तो वो रिलीज कर सकती है। बस यही मतलब है प्लाज्मा प्रोटीन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंट्रासेलुलर बफर की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? इंट्रासेलुलर बफर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट आपका है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सिस्टम क्या करता है? जो आपका आरबीसी सेल है, या आपका आरबीसी सेल है, CO2 डिफ्यूज करता है आरबीसी में, कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। मतलब कि जो CO2 है वो आरबीसी के अंदर आता है। अब वो क्या फॉर्म करता है? कार्बोनिक एसिड करता है। वो कार्बोनिक एसिड ब्रेक होता है किसमें? हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन में। फिर क्या होता है? जो बाइकार्बोनेट आयन है वो एड ऑन होता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज होता है टुगेदर में। इसको हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, या फिर कहते हैं हैमबर्गर फिनोमिना। ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिना। हैमबर्गर फिनोमिना क्या होता है? ये आपका फिगर है, ये आपकी इरिथ्रोसाइट है। इरिथ्रोसाइट के बाहर आपका क्या है? प्लाज्मा है। इतना आपको क्लियर है? प्लाज्मा में आपका CO2 ऑक्सीजन रहता है। CO2 इरिथ्रोसाइट के अंदर आएगा। अंदर आते ही वो H2O के साथ रिएक्शन करेगा। इसमें आपके एंजाइम होते हैं, उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। उसके बाद फॉर्मेशन होगा H2CO3, इसका मतलब है कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। फिर आपका ये कार्बोनिक एसिड किस में जाएगा? हाइड्रोजन आयन में और आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट में। मतलब कि ये ब्रेक करेगा। सबसे पहले CO2 और H2O से बनेगा आपका कार्बोनिक एसिड, फिर कार्बोनिक एसिड ब्रेक करेगा हाइड्रोजन आयन में, हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोजन कार्बोनेट में। जो आपका क्लोरीन होता है, क्लोरीन आयन, वो आपके इरिथ्रोसाइट से आया जाया करता है। ये अलग प्रोसेस, इसको आप छोड़ दीजिए। आपको मेन यहीं तक फोकस करना है जिससे आपका जो ब्लड बफर है वो मेंटेन हो रहा है हीमोग्लोबिन से। बट जो क्लोराइड शिफ्ट है, जिसमें क्लोराइड शिफ्ट होती रहती है, और जो हैमबर्गर फिनोमेना है उसमें क्या होता है? जैसे कि बर्गर, इसलिए हम लोग कहते हैं ये आपका क्या होगा? बन का नीचे का पार्ट, बन का ऊपर का पार्ट, और ये आपका बीच का रहता है जो भी फिलिंग्स सा है। तो ये आपका हैमबर्गर फिनोमेना उससे रहता है। फिर जो H पॉजिटिव है फिर आपके H नेगेटिव से करके HB बनाता है। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हैमबर्गर फिनोमेना आपको क्लियर होगा कि कैसे CO2 के डिफ्यूज होते ही आपका कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। जो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होगा अब आपको क्लियर होगा। CO2 H2 बनेगा, H2CO3 बनेगा, एंजाइम में कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फिर कार्बोनिक एसिड का ब्रेक डाउन होगा किसमें? हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन में। फिर वो ऐड करेगा, ऐड करके फिर एक्सचेंज करेगा। तो ये आपका हीमोग्लोबिन सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेना। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपको क्लियर हो गया, ब्लड बफर। अब हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। रेस्पिरेटरी बफर ये आपका कहाँ होता है? लंग्स में होता है। इसको फ्यू मिनट्स लगते हैं बैलेंस करने में। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम मेंटेन करता है पीएच ब्लड में, किससे? बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम से। ये पीएच ब्लड को डिक्रीज करता है, कंसंट्रेशन को हाइड्रोजन आयन और ब्लड में इंक्रीज करता है। इसकी वजह से हमारी जो इक्वेशन है अबव की वो क्या होती है? बैलेंस हो सकती है। और अगर रेस्पिरेटरी डेप्थ इंक्रीज हो रहा है तो आपकी एसिडोसिस होगी, और अगर रेस्पिरेटरी डेप्थ डिक्रीज हो रहा है तो ये आपकी क्या होगी? अल्कलोसिस होगी। ये आपके दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्या है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आपकी रेस्पिरेटरी डेप्थ क्या होगी? इंक्रीज होगी, और अल्कलोसिस में आपकी जो डेप्थ है, रेस्पिरेटरी डेप्थ है, वो डिक्रीज होगी। इसलिए आप इससे समझ सकते हैं एसिडोसिस में आपका आई आ रहा है वर्ड, और इंक्रीजेस में आई है। एसिड से आई इंक्रीजेस, मतलब कि जो आपका रेस्पिरेटरी डेप्थ है वो इंक्रीज करेगा। आई आ रहा है, आई में मतलब एसिडोसिस। आपको क्लियर हो गया? तो रेस्पिरेटरी बफर में सबसे पहले आपको ये कंटेंट लिखना है। ये कंटेंट लिखने के बाद में आपको ये एसिड बेस बैलेंस का डिस्टर्बेंस का चार्ट बनाना है। सबसे पहले क्या है? एसिड बेस बैलेंस आपका डिस्टर्ब है, तो एक कंडीशन आएगी जिसमें आपका पीएच क्या होगा? डिक्रीज होगा। एक कंडीशन आपके जिसमें पीएच आपका इंक्रीज होगा। जब पीएच डिक्रीज होता है तब एसिडोसिस होती है। अभी हम लोगों को पता है कि एक 0 से 7 होता है, 7 से 14 होता है। 7 आपका न्यूट्रल होता है, 0 से 7 आपका एसिड होता है, 7 to 14 आपका क्या होता है? बेसिस होता है।
अब हमने कंडीशन बताया पीएच डिक्रीज कर रहा है, मतलब 7 से कम है, तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा। एसिडोसिस होते ही आपका जो स्टिमुलेट हो जाएगा, क्या स्टिमुलेट होगा, ब्रेन और रिसेप्टर। स्टिमुलेट होते ही आपका रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। जब रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करेगा, रेस्पिरेटरी रेट का मतलब होता है जब आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा, जो आपके ब्लड में CO2 है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ब्लड में CO2 डिक्रीज हो गए, वैसे ही ब्लड में आपका वैसे ही आपका ब्लड में कार्बोनिक एसिड डिक्रीज हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब CO2 से H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड आपका कैसे डिक्रीज होगा, आपको पता चल गया। जब आपके इरिथ्रोसाइट के अंदर CO2 नहीं होगा तो फिर वो बाइंड कैसे करेगा H2 से, जब वो बाइंड नहीं करेगा तो आपका जो H2CO3 है वो फॉर्मेशन कैसे होगा, बाहर सफिशिएंट CO2 होगा तभी तो फॉर्म कर पाओगे आप लोग H2CO3 को। इसीलिए वैसे ही रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, आपका CO2 लेवल कम हो जाएगा। CO2 लेवल कम होते ही आपका H2CO3 लेवल भी कम हो जाएगा, आपका लेवल कम होगा और आपका जो पीएच लेवल वो इंक्रीज करेगा। समझ में आया? मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पीएच डिक्रीज होगा, पीएच डिक्रीज होता है उसको हम लोग कहते हैं एसिडोसिस। आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है, डिक्रीज होते ही आपका स्टिमुलेट हो जाएगा ब्रेन और रिसेप्टर। स्टिमुलेट होते ही आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट जितनी जल्दी आप इंस्पायर और एक्सपायर करो उतनी जल्दी आप ब्लड में CO2 लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होते ब्लड में आपका कार्बोनिक एसिड नहीं हो पाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं H2CO3, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। उसके डिक्रीज होते आपका पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक कंडीशन हमने पढ़ी जिसमें पीएच हमारा डिक्रीज चला था, एक है पीएच जिसमें इंक्रीज है। पीएच इंक्रीज है 7 से ज्यादा मतलब कि 14। अल्कलोसिस मतलब कि आपका बेसिक होते हैं, ये स्टिमुलेट करेगा, ये भी स्टिमुलेट करते हैं आपका रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ये इसके अपोजिट चलेगा। अगर आपने एक पाथवे समझ लिया तो आपको दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। ये डिक्रीज हो गया तो ब्लड में CO2 इंक्रीज हो गया, ब्लड में आपका कार्बोनिक एसिड भी इंक्रीज हो गया। ब्लड में इंक्रीज करोगे तो पीएच डिक्रीज हो जाएगा, पीएच डिक्रीज करोगे तो एसिड बेस आपका रिस्टोर्ड हो जाएगा। मेन आपका पीएच कम है, प्रॉब्लम क्या है, पीएच कम है तो एट लास्ट पीएच इंक्रीज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। आपकी इसमें प्रॉब्लम क्या है, पीएच इंक्रीज है, एट लास्ट पीएच डिक्रीज होगा, आपका एसिड बेस रिस्टोर्ड हो गया। जो आपका सेकंड लाइन आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, वो आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड है रेनल मैकेनिज्म। थर्ड आपका है रेनल बफर। ये आपका किडनी में होता है, इसको फ्यू आवर्स लगते हैं बैलेंस करने में। एसिडोसिस में क्या होता है, अल्कलोसिस में क्या होता है, उसको डिस्कस करते हैं। एसिडोसिस में पीएच आपका डिक्रीज होगा और एक्सेस होगा हाइड्रोजन आयन का, जो कि सिक्रीट करेगा ट्यूब्यूल्स में और कंबाइन करेगा बफर से, जिससे आपका रिक्रिएशन होता है यूरिन का। अल्कलोसिस में क्या होगा, पीएच आपका इंक्रीज करेगा, एक्सेस बाइकार्बोनेट सिक्रीट होंगे ट्यूब्यूल्स में, जो कि बाइंड करेगा आपका सोडियम से, फिर आपका एक्सक्रीट होगा यूरिन। तो रेनल बफर का मेरे अकॉर्डिंग आपको कंटेंट समझ में आ गया। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। जो आपका रेनल मैकेनिज्म है वो आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, किसमें, एसिड बेस बैलेंस में। किडनी रेगुलेट करती है एसिड बेस बैलेंस को दो मेथड से। पहला है कंजर्वेशन ऑफ बाइकार्बोनेट और सेकंड आपका है एक्सक्रीशन ऑफ एसिड। इसी दो आपके रेगुलेशन से आपका एसिड बेस बैलेंस हो जाता है। ये दो मेथड के 4 की मैकेनिज्म है। क्या है 4 की मैकेनिज्म, सब इसके मैंने चारों पॉइंट लिख दिया और ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रेनल मैकेनिज्म है। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन फॉर सोडियम आयन ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड। ओके। सेकंड पॉइंट है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम ट्यूबुलर फ्लूइड। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3 एंड एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयन NH4+ इन द यूरिन। ये आपका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट आपका क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एज H2PO4- इन यूरिन। तो ये आपके 4 पॉइंट है। ये चारों पॉइंट अभी समझ में नहीं आएंगे कि क्या है, क्या इसमें एक्सचेंज हो रहा है, किसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बट अब हम इन चारों को डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे कि अब ये हैमबर्गर को हम लोगों ने समझा था तो क्लियर हो गया था कि कैसे फॉर्मेशन होगा और कैसे उसका ब्रेकडाउन होगा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जो आपका इधर का पोर्शन वो आपका ट्यूबुलर लूमेन है, नेक्स्ट आपका रेनल ट्यूबुलर सेल्स है, फिर आपका ब्लड है। अब इसका मतलब क्या है, मैं सबसे पहले एक डायग्राम से आपको क्लियर कर देती हूँ। आपका बाहरी साइड पे क्या होगा, ब्लड होगा, करेक्ट। अब ये आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी ल्यूमेन है। ल्यूमेन का मतलब पता हो ना, जैसे कि अब पेन है, पेन के मैं आप बीच में देख रहे हो जो स्पेस है, आपको ब्लैक मतलब ब्लैंक पूरा दिख रहा है, ये स्पेस आपका क्या है, ल्यूमेन है। ये ल्यूमेन के अराउंड आपको ब्लू प्रेजेंट है, ये ब्लू आपका क्या है, सेल है। क्लियर हो क्या? बीच में आपका क्या है, ट्यूबुलर ल्यूमेन है। ये देखिए, ट्यूबुलर ल्यूमेन के बाद आपके क्या है, रेनल ट्यूब्यूल के सेल्स हैं, इससे आप समझ सकते हैं। फिर आपका क्या है, ब्लड है। तो पहला आपका पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये हमारी ट्यूबुलर फ्लूइड मतलब ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर ट्यूबुलर फ्लूइड है। अब सबसे पहले आपका स्टार्ट आपका होगा रेनल ट्यूबुलर सेल से। इसमें आपका हाइड्रोजन आयन है और आपका HCO3- है। जो आपका H+ है हाइड्रोजन आयन, वो रेनल ट्यूबुलर सेल से आपका कहाँ जाएगा, ल्यूमेन में जाएगा।
ठीक है, ल्यूमेन में जाएगा और जो आपका HCO3 माइनस है वो आपका कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। आप अच्छे से देखिएगा डायग्राम को, इससे समझ में आपको आ जाएगा। पहला हम लोगों ने बोला था एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज होगा, यही आपका फर्स्ट स्टेप है। हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज होते ही यहाँ पे भी आपका क्या प्रेजेंट है, HCO3 माइनस। ये HCO3 माइनस अलग है, ये CO3 माइनस अलग है, ये आपका ब्लड में प्रेजेंट है, ये आपका ट्यूबुलर ल्यूमेन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट अभी हम लोगों ने क्लोराइड स्टेप में पढ़ा था कि बाइंड करते तो H2CO3 बनाते हैं, H2CO3 ब्रेक होते क्या बनता है, H2 और CO2 बनता है। फिर आपकी सेकंड क्या है, रीएब्जॉर्प्शन होगा आपका, किस चीज का रीएब्जॉर्प्शन होगा, HCO3 माइनस का। अब आप देख रहे हो इस चीज का हम लोगों ने रीएब्जॉर्प्शन करा, रीएब्जॉर्प्शन करने के बाद में आपका CO2 और H2O बन गया। तो आपका जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है, एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस, वो आपका फर्स्ट डायग्राम से क्लियर हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट डायग्राम है जिसमें हम लोग क्लियर करेंगे थर्ड स्टेप को। थर्ड स्टेप क्या आपका, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड एक्सक्रीशन ऑफ NH4Cl। अब इसमें आपका स्टार्ट होगा ग्लूटामीन से। ग्लूटामीन आपका ब्लड में प्रेजेंट है, वो ब्लड से आपका जाएगा रेनल ट्यूबुलर सेल में। ये ग्लूटामीन, ग्लूटामेट और डीअमाइनेशन रिएक्शन जिसमें ग्लूटाअमाइनेज बनता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होगा आपका अमोनिया का। ये रिएक्शन आप पीछे पढ़ चुके हैं बायोकेमिस्ट्री में, मैं फिर से बता देती हूँ। जो ग्लूटामीन होता है वो ग्लूटामेट में, और डीअमाइनेशन के बाद में एंजाइम लगता है उसमें ग्लूटाअमाइनेज, जिसकी वजह से ग्लूटामेट बनता है और रिलीज क्या होता है, अमोनिया होता है। एंजाइम आपका है ग्लूटाअमाइनेज, रिएक्शन आपके डीअमाइनेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन होता है आपका अमोनिया का और ग्लूटामेट का। ये ग्लूटामेट आपका रिलीज हो जाएगा, जो आपका अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। हम लोगों ने कहा था थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन होगा अमोनिया का और एक्सक्रीशन होगा NH4Cl का। तो पहली चीज हमने क्लियर कर ली, फॉर्मेशन हो गया हमारे अमोनिया का। देखिए आपका फॉर्मेशन हो गया अमोनिया का। यह अमोनिया अब आपका ट्यूबुलर सेल से कहाँ जाएगा, ट्यूबुलर ल्यूमेन में जाएगा। ये अमोनिया अब रिएक्शन करेगी, मतलब कि बाइंड करेगी हाइड्रोजन आयन से। आप देख रहे हो हाइड्रोजन आयन से, इसको करते ही ये NH4 बन जाएगी, NH4 पॉजिटिव आयन। फिर इसमें क्लोराइड आपका आएगा। हम लोगों में जैसे क्लोराइड था, आपको पता है कि जो इरिथ्रोसाइट्स होती है वहां पे क्लोराइड का शिफ्ट चलती रहती है, क्लोराइड का आना जाना रहता है। उस तरीके से क्लोराइड आएगा। क्लोराइड जब इससे बाइंड करेगा तो NH4Cl बन जाएगा। ये NH4Cl आपका एक्सक्रीट किस में करेगा, यूरिन में करेगा। तो आपका थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में था फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, एक्सक्रीशन ऑफ NH4Cl। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आपके तीनों कंप्लीट हो गए। और लास्ट स्टेप आपका स्टेप 4। स्टेप 4 आपका होता है जिसमें एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन किसका होगा, NaS2PO4 का। अब ये कैसे होगा, अब आपको ये क्लियर है कि ये ट्यूबुलर ल्यूमेन है, ये रेनल ट्यूब्यूल है, ये आपका ब्लड है। जो आपका CO2 और H2O है ये बाइंड करता है, उसमें एंजाइम लगता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट, जिसके बाद आपका बनता है H2CO3। फिर H2CO3 ब्रेक करता है हाइड्रोजन आयन में और HCO3 माइनस में। ये HCO3 आपके ब्लड में जाता है। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट होगा, जो हम लोगों ने फर्स्ट डायग्राम पढ़ा था जिसमें HCO3 माइनस आया कहाँ से था, तो HCO3 माइनस आपके ब्लड में ऐसे आया था, यहाँ से आपका सिक्रीट कर गया। ये हाइड्रोजन आयन आपका ट्रांसफर होगा, कहाँ ट्रांसफर होगा, ट्यूबुलर ल्यूमेन में होगा। ट्यूबुलर ल्यूमेन में जाता है, ये बाइंड करेगा HPO4 माइनस से। फॉर्मेशन किसका होगा, H2PO4 माइनस का। यहाँ पे सोडियम आयन जो है वो बाइंड करेगा। सोडियम आयन बाइंड करते हैं, ये आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा, मतलब Na सोडियम NaS2PO4। इसका बनते ही ये एक्सक्रीट आपका कहाँ होगा, यूरिन का होगा। फोर्थ स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया। जो आपके फर्स्ट लाइन डिफेंस है, सेकंड लाइन डिफेंस है, थर्ड लाइन डिफेंस है, मैंने तीनों को कंप्लीट कर दिया। आपको तीनों डिफेंस इजी वे से मैंने कंप्लीट करने की कोशिश करी है। अगर आपको तीनों में से कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक ना समझ में आए, कोई भी लाइन ना समझ में आए, कोई डिफिकल्ट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।